राजपुर नाम के छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू काका। उनके पास बस 1 बीघा जमीन, 2 पुराने बैल और एक मिट्टी का छोटा घर था। न बारिश समय पर होती, न फसल ठीक उगती, पर फिर भी उनका मन मजबूत था। पर रामू की सबसे बड़ी पूंजी था उनका बेटा अर्नब। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में बादल थे, पर बारिश न जाने क्यों रुक रुक कर बरस रही थी। हवा में ठंड थी, और उस ठंड से भी ज्यादा ठंडी वह खामोशी थी जो रामू काका के मिट्टी के घर पर छाई हुई थी। छोटा सा चरमराता दरवाजा बस एक सूखी रस्सी से टंगा था। अंदर मिट्टी के चूल्हे की राख अभी भी धुएं की तरह हवा में तैर रही थी। घर के कोने में टूटी चारपाई पर रामू काका चुप बैठे थे। उनके सिर पर पुरानी टोपी थी और आंखों में पिघलती हुई थकान। उनकी पत्नी गौरी, जो हमेशा मुस्कान के साथ काम करने वाली औरत थी, आज असामान्य रूप से शांत थी। वह चूल्हे के पास बैठी राख को बिना वजह कुरेद रही थी, जैसे राख में भी अपनी किस्मत तलाश रही हो। थोड़ी देर बाद वह बोली, रामू, आज फिर चावल खत्म हो गए। रामू ने सिर उठाया पर कुछ बोला नहीं। गौरी ने उसकी आंखों में देखा। वह समझ गई कि यह बात वह जानता था। वह उठी, एक खाली डिब्बा लेकर आई और दिखाया। बस इतना ही बचा है। डिब्बे में 3-4 चावल के कण चिपके हुए थे। गौरी ने डिब्बा जमीन पर रखते हुए लंबी सांस ली और धीरे से बोली, किस्मत भी आदमी से कितना खेल करती है ना रामू। जिसके घर में पूरा अनाज उगता है, उसी के घर में खाने को अनाज नहीं है। ये कहते ही उसकी आंखें भर आईं। रामू की उंगलियां बिखरे चूल्हे के पास पड़ी लकड़ियों को सहलाने लगीं। उसने एक टूटी लकड़ी उठाई, धीरे से उसे फेंक दिया और बोला, गौरी, मैंने कोशिश की, खूब की, पर पता नहीं क्यों इस बार भी खेत ने दगा दे दिया। बारिश ठीक न हुई, बैल कमजोर पड़ गए, बीज महंगा हो गया और हाथ खाली। रामू की आवाज में टूटन साफ झलक रही थी। गौरी ने उसकी तरफ देखकर हल्की कंपकपाती आवाज में कहा, मैं जानती हूँ रामू, मैं जानती हूँ तुमने अपनी जान लगा दी। पर दिल रो तो तब पड़ता है जब खाली पेट अर्नब को स्कूल भेजना पड़ता है। उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे और मिट्टी में मिल गए। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज दोपहर मुझे मास्टर जी मिले। उन्होंने कहा, रामू, लड़का होशियार है, पर फीस दे नहीं पा रहे हो। ऐसा हुआ तो अगले महीने नाम काटना पड़ेगा। गौरी, मैं कुछ कह भी नहीं पाया। गौरी के हाथ कांप गए। वह रोते हुए बोली, बेटा हमारा तो सबसे बड़ा सपना है। उसके सपनों का क्या होगा रामू? कितनी मेहनत करता है वह, रात रात जागकर पढ़ता है। उसकी आंखों में कितनी उम्मीद है। क्या हम उसकी उम्मीदें भी तोड़ देंगे? रामू ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछने की कोशिश की, पर खुद रो पड़ा। गौरी, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं निकम्मा भी नहीं हूँ, पर भगवान जाने क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती। तू देखती है ना, मैं सुबह से रात तक खेत में पसीना बहाता हूँ, पर घर का चूल्हा फिर भी खाली रहता है। गौरी ने उठकर धीरे से रामू के कंधे पर हाथ रखा। रामू, तुम गरीब हो, पर छोटे दिल वाले नहीं हो। तुम मजदूर नहीं, मेहनत कश किसान हो। तुम्हारा पसीना खून से कम नहीं। रामू की आंखें भर आईं। वह फुसफुसाया, मैं अर्नब के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसे बड़ा आदमी बनते देखना चाहता हूँ, पर मैं खुद इतना टूटा हुआ हूँ कि कभी कभी लगता है जैसे मैं उसे कुछ दे ही नहीं पाऊंगा। गौरी अचानक जमीन पर बैठ गई, घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। हमारी किस्मत में बस रोना ही लिखा है क्या रामू? जब औरत अपने बच्चे को भरपेट खाना न खिला सके, जब माँ अपने बेटे की फीस जमा न कर पाए, तो वह दिल से मर जाती है। और मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रही हूँ। रामू ने उसे उठाया और कसकर सीने से लगा लिया। नहीं गौरी, भाग्य नहीं टूटेगा। हम गरीब जरूर हैं, पर हार मानने वालों में से नहीं। अर्नब का सपना अधूरा नहीं रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, उसे दिन में रोशनी और रात में उम्मीद दूंगा। मैं खेत बेच दूंगा तो भी उसे पढ़ाऊंगा। गौरी हड़बड़ाकर बोली, नहीं रामू, खेत नहीं बेचोगे। वो खेत हमारा आखिरी सहारा है। अगर खेत बिक गया तो हम क्या रह जाएंगे? रामू शांत था, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी।
गौरी, सहारा आदमी होता है, जमीन नहीं। जमीन हमसे कभी दुख दर्द नहीं समझती, पर बेटा समझता है। और अगर उसके लिए कुछ करना पड़े तो मैं जमीन क्या, अपनी जान भी लगा दूंगा। गौरी ने रोते रोते उसका हाथ पकड़ लिया। जमीन बेचकर बेटे को सपने देना सही है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम टूट जाओ रामू। तुम मेरे पति हो, मेरा सहारा हो। तुम अगर खुद ही हार गए तो हम तीनों कैसे जिएंगे? रामू की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं नहीं हारूंगा गौरी, बस थक गया हूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ। हर साल उम्मीदें लेकर बीज डालता हूँ और हर साल निराशा काट ले जाती है। कभी कभी लगता है जैसे ये मिट्टी भी मुझसे रूठ गई है। गौरी ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। मिट्टी कभी अपने बेटे से रुकती नहीं, लेकिन कभी कभी समय रुठ जाता है और समय को बदलने में मेहनत लगती है, और वो मेहनत तुमने कभी छोड़ी ही नहीं। रामू की आंखों में उम्मीद की छोटी सी लौ जली। गौरी बोली, तुम देखना, हमारा अर्नव ही हमारे घर की किस्मत बदलेगा। वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और एक दिन तुम पर गर्व करेगा। वो कहेगा, मेरे पिता ने गरीबी से लड़कर मुझे बड़ा बनाया। रामू ने थोड़ा हंसते हुए कहा। और तुम क्या कहोगी? गौरी मुस्कुराई। मैं कहूँगी, मैंने 2 योद्धे पैदा किए, एक पति एक बेटा। उन दोनों की आंखें आंसुओं से भीगी थी, जो मिट्टी को भी गीला कर रही थी, पर उन आंसुओं में दर्द जितना था उतनी ही उम्मीद भी थी। थोड़ी देर बाद गौरी ने चूल्हे की राख से एक छोटी सी रोटी निकाली। इसमें बस एक बची थी, तुम खा लो। रामू ने रोटी खुद न खाकर गौरी की हथेली में रख दी। नहीं, तुम खाओ, मैंने दोपहर में खेत पर थोड़ा गुड़ खा लिया था। गौरी रो पड़ी। झूठ मत बोलो रामू, गुड़ कहाँ है हमारे घर में? रामू ने धीरे से कहा। अगर तुम खा लोगी तो मुझे तृप्ति होगी, और अगर तुम भूखी रहोगी तो ये रोटी भी मुझे कड़वी लगेगी। गौरी की आंखें भीग गईं। उसने रोटी 2 हिस्सों में तोड़ी। एक हिस्सा रामू को दिया, दूसरा खुद खाया। वे दोनों रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को चबाते रहे, पर जैसे हर निवाला उनके दिल की गहराई में उतरता, वैसा दर्द कोई नहीं समझ सकता। कमरे में बस चूल्हे की बुझती महक थी और 2 थके हुए लोगों की सांसें, जो गरीबी से नहीं, अपनी उम्मीदों के बोझ से भारी थीं। थोड़ी देर बाद रामू बोला, गौरी, अर्नव के लिए मैं कुछ भी करूँगा। कल शहर जाऊँगा, कोई मजदूरी, कोई काम जो मिलेगा करूँगा। बस उसे पढ़ने से रुकने नहीं दूंगा। गौरी की आंखों में चमक लौट आई। हाँ रामू, तुम जाओ, मैं खेत संभाल लूंगी, बैल को चारा दे दूंगी। घर की चिंता मत करना, हम गरीब जरूर हैं, पर मिलकर लड़ेंगे तो कोई गरीबी हमें हरा नहीं पाएगी। रामू ने उसकी ओर देखा। उसकी थकी हुई आंखों में पहली बार थोड़ी रोशनी दिखी। उसने फुसफुसाकर कहा, गौरी, तुम मेरे लिए भगवान हो। गौरी हंसी, पर वह हंसी भीगी हुई थी। भगवान नहीं रामू, मैं बस तुम्हारी आधी जिंदगी हूँ, और इस जिंदगी की दूसरी आधी हमारा अर्नव है। हम दोनों मिलकर उसे उस जगह पहुँचाएंगे जहाँ हमारी कमी न लगे। रामू ने अपनी पत्नी का हाथ फिर से थाम लिया। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। न चूल्हे पर कुछ पक रहा था, न घर में रोशनी थी, न जेब में पैसा था, लेकिन दिल में एक चीज थी, उम्मीद। गरीबी चाहे जितनी गहरी हो, उम्मीद उसके भीतर रास्ता बना लेती है। और उस रात उन दोनों ने फैसला कर लिया, अर्नव का सपना ही अब हमारा जीवन है। दोपहर की धूप किसी तेज तलवार की तरह खेत पर गिर रही थी। गर्मी इतनी थी कि मिट्टी तक सांस लेती दिख रही थी। फिर भी खेत में 3 लोग काम कर रहे थे, रामू काका, उनकी पत्नी गौरी और उनका 12 साल का बेटा अर्नव। तीनों पसीने में तरबतर थे, पर उनके चेहरे पर उम्मीद थी कि शायद इस बार फसल ठीक हो जाए। रामू मिट्टी को हाथों में लेकर तोड़ता, गौरी बीज डालती और अर्नव पानी की छोटी बाल्टी से मिट्टी को भिगोता जाता। अचानक दूर से घोड़े की टापें सुनाई दी। गांव का कुख्यात और लालची साहूकार धन्ना लाल अपने 2 गुंडों के साथ आ रहा था। उसका मोटा पेट, बड़ा मूंछों वाला मुंह और आंखों में लालच का जहर उसे दूर से ही पहचान देता था। घोड़ा खेत के पास आकर रुका।
धन्ना लाल तिरछी हंसी हंसते हुए बोला। रामू बहुत मेहनत कर रहा है, शायद भूल गया होगा कि मेरा कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है। रामू ने हाथ का फावड़ा रखा और डर से कांपता हुआ बोला। नहीं साहूकार जी, मैं भूला नहीं। इस बार फसल कटेगी तो थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा, बस थोड़ा समय दे दो। धन्ना लाल घोड़े से उतरा, जमीन पर थूकते हुए बोला। समय समय बस यही रट लगाए रहते हो। 4 साल हो गए रामू, कितना समय चाहिए तुझे? मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। गौरी डर के कारण अर्नव के कंधे पर हाथ रखकर एक कदम पीछे हुई। धन्ना लाल ने खेत के चारों ओर नजर दौड़ाई और जोर से हंसा। ये खेत भी है, तब तक तेरा रहेगा रे। कर्ज नहीं चुकाया तो खेत भी जाएगा और घर भी। रामू के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वह हड़बड़ाकर बोला। न नहीं साहूकार जी, आप ऐसा मत कहना। मेरे पास और क्या है, ये खेत ही तो मेरी जान है, इसी से मेरा घर चलता है। धन्ना लाल ने गुंडों को इशारा किया। इसे सुनाओ नोटिस। गुंडे हंसते हुए आगे आए और एक कागज उसके हाथ में फेंक दिया। कागज मिट्टी पर गिरा और उसके कोने से लाल स्याही की मुहर चमक रही थी। गौरी ने कांपते हुए पूछा। ये क्या है? धन्ना लाल गंभीर आवाज में बोला। अगले 15 दिन में कर्ज चुका दे, वरना ये खेत, ये घर सब मेरे नाम हो जाएगा। कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। रामू के हाथ से फावड़ा गिर पड़ा। वह कागज उठाता है, हाथ कांप रहे हैं, आंखें धुंधली हैं। उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई हो। गौरी ने उसे संभाला। रामू कुछ बोलो। धन्ना लाल व्यंग्य से बोला। अगर पैसे नहीं है तो अपनी जमीन मुझे सौंप दे। कमीना, जब मांगने आया था हाथ जोड़कर पैसे लिए थे, अब लौटाने के नाम पर रो रहा है। ये सुनते ही रामू की आत्मा टूट गई। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से मिट्टी पकड़ ली और रोते हुए बोला। साहूकार जी, मेरे खेत को मत छीनो, यही मेरा सब कुछ है, मेरी आखिरी पहचान, मेरे पिता की निशानी है ये जमीन, कृपा करो। गौरी भी रो पड़ी। हम गरीब हैं, पर इंसान हैं। आप ऐसा मत कीजिए साहूकार जी। लेकिन धन्ना लाल का दिल पत्थर था। उसने क्रूर हंसी हंसकर कहा। गरीबों की यही औकात है, रोकर मिन्नतें करना। 15 दिन, बस 15 दिन नहीं चुका पाए तो तुम सबको इस खेत से धक्के मारकर निकाल दूंगा। इतना कहकर वह घोड़े पर चढ़ा और चला गया। उसके पीछे धूल उठती रही और किसान परिवार की उम्मीदें भी उसी धूल में बिखर गईं। रामू अभी भी जमीन पर बैठा मिट्टी को सीने से लगाए हुए रो रहा था। गौरी, मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने पैसे? अगर यह खेत चला गया तो हम कहां जाएंगे? गौरी उसके पास बैठकर बोली। रामू, जमीन जाएगी तो जाएगा, पर तू टूट मत जाना। तेरा टूटना हमारे घर को सच में उजाड़ देगा। अर्नव, जो अपनी छोटी सी बाल्टी पकड़े खड़ा था, पिता को रोते देखकर उसके छोटे छोटे हाथ कांपने लगे। वह धीरे से बोला। बाबा, मैं भी काम करूँगा, मैं भी पैसे लाऊंगा, आप मत रो। रामू बेटे की ओर देखता है। उसकी आंखों में जैसे आग और आंसू दोनों एक साथ थे। वह अर्नव को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अच्छा जीवन नहीं दे पाया, मैं तुझे भूखा नहीं देख सकता, मैं नहीं सह सकता कि कोई हमारी जमीन हमसे छीन ले। गौरी भी दोनों को गले लगाती है। तीनों मिट्टी में घुटनों के बल बैठे एक दूसरे को पकड़े रोते रहे। खेत भी उस दिन जैसे रो रहा था। हवा तक खामोश थी और सूरज जैसे खेत की पीड़ा देखकर फीका पड़ गया। लेकिन उसी दर्द में एक नया संकल्प जन्म ले रहा था। अर्नव ने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा। बाबा, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि न आप किसी के सामने झुकेंगे, न हमारा घर, न हमारी जमीन। रामू ने बेटे की आंखों में देखा। वहीं से बड़े आदमी बनने की शुरुआत हुई। सुबह का आसमान आधा धुंध से भरा था। गांव के कच्चे रास्ते पर हल्की धूल उड़ रही थी। रामू काका ने पुराने लोहे के बक्से में बेटे अर्नव के 2 जोड़ी कपड़े,
एक किताब और एक स्टील का गिलास रखा। गौरी ने बेटे के बाल सहलाए और उसका छोटा सा हाथ पकड़कर बोली, बेटा, शहर में माँ बाप को भूल मत जाना। अर्नव भावुक आवाज में बोला, मैं कैसे भूल सकता हूँ माँ, आप दोनों ही मेरी दुनिया हो। रामू ने जानबूझकर चेहरे पर मजबूती लाई ताकि बेटे के सामने टूटे नहीं। उन्होंने फटे कपड़े की थैली उठाई और कहा, अर्नव, चल बेटा, बस का समय हो गया। घर से बाहर निकलते ही कई गांव वाले खड़े थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ ताने मारने को तैयार। अचानक भोंदू काका तिरछी हंसी हंसते हुए बोले, ओ रामू, ये क्या अपने बेटे को शहर भेज रहा है? कौन सी बड़ी पढ़ाई करेगा ये? दूसरा आदमी बोला, अरे रहने दो, गरीब का बच्चा पढ़ लिख क्या लेगा, दिन भर होटल में बर्तन ही मांजेगा। एक और आवाज आई, शहर जाकर 2 दिन में रोता हुआ लौट आएगा। शहरी जिंदगी किसान के छोरे की बस की नहीं। गौरी के कदम रुक गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह बेटे को देखकर खुद को संभालने लगी। एक बूढ़ी औरत ने ताना मारा, कर्ज चुकाने का पैसा नहीं और बेटा पढ़ाने चले हैं। हाय हाय, कैसी अक्ल पा रखी है। भीड़ में हंसी गूंजने लगी। चारों ओर से ताने, कटाक्ष और हंसी के तीर रामू और गौरी के दिल में धंसते जा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे रामू, तू खेत बाहर का काम नहीं कर पाया, तू बड़े सपनों का क्या कर लेगा? तेरा बेटा भी तेरी तरह निकम्मा ही निकलेगा। ये सुनते ही रामू के कदम लड़खड़ा गए। वो वहीं रुक गया। उसके हाथ से थैली लगभग गिर ही गई। गौरी तुरंत उसके पास आकर फुसफुसाई, रामू, मत चूचो, लोगों का काम है बोलना, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन ताने रुक ही कहाँ रहे थे। अरे, शहर भेजोगे इसे? रहने की जगह, खाने के पैसे, इसका इंतजाम है तुम्हारे पास। किसी ने हंसते हुए कहा, साहूकार का कर्ज चुकता नहीं हो रहा और ये लोग शहर की पढ़ाई का सपना देख रहे हैं। हा हा हा। हंसी चारों तरफ फैल गई। गौरी का दिल फट गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वो अर्नव को कसकर गले लगा लेती है। लोग जो चाहे कहे बेटा, तू मत घबराना, तू पढ़ने जा, तू बड़ा बन, हमें किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी एक आदमी बोला, जब बेटा शहर में भूखा मरेगा तब समझ आएगी इनको। ये सुनते ही रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार भीड़ के सामने फूट पड़ा। क्यों बोलते हो ऐसा? हम गरीब जरूर हैं, पर सपने देखने का हक तो है ना हमें। उसकी आवाज कांप रही थी। भीड़ चुप हो गई। रामू ने कंपक पाते शब्दों में कहा, हमारे पास पैसा भले ना हो, पर दिल है, उम्मीद है, और हमारा बेटा मेहनत करेगा। तुम हंसो, मजाक उड़ाओ, लेकिन याद रखना, गरीबी हमारी पहचान नहीं, हमारी मजबूरी है। कुछ लोग खिसककर पीछे हो गए। कुछ अभी भी हंस रहे थे, लेकिन अब हंसी में उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि रामू की आंखों का दर्द किसी को भी अंदर तक हिला देता। अर्नव धीरे से बोला, बाबा चलिए, हमें देर हो जाएगी। रामू और गौरी ने आंसू पोंछे। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और गांव वालों की हंसी, तानों और कटाक्षों को पीछे छोड़कर बस स्टैंड की ओर चल पड़े। हर कदम पर रामू को लगता जैसे कोई पत्थर उसके दिल पर रखा हो। गौरी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। तीनों ने एक बार मुड़कर गांव की ओर देखा। गांव वाले अभी भी बातें कर रहे थे, लेकिन उन तीनों की आंखों में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, सपना। और उसी दिन उस दर्द, तानों और अपमान ने अर्नव के अंदर एक आग जला दी। शहर का माहौल किसान लड़के के लिए हमेशा अजनबी जैसा था। ऊंची बिल्डिंगें, तेज गाड़ियां, चमकते कपड़े, सब कुछ ऐसा जैसे किसी गरीब गांव के लड़के को अपनी औकात याद दिलाने के लिए ही बनाया गया हो। अर्नव आज भी सुबह सुबह होटल के पीछे की गलियों में झाड़ू लगा रहा था। सड़क किनारे चाय की दुकान से धुआं निकल रहा था और पास में कुछ कॉलेज के लड़के खड़े मोबाइल चला रहे थे। अर्नव ने झाड़ू किनारे रखी ही थी कि होटल का मैनेजर चिल्लाकर बोला, ओए बच्चों, जल्दी कर, ये देख, सामने गंदगी पड़ी है। लोगों का क्या भरोसा, कब आकर हंगामा कर दे।
अर्नव ने सिर हिलाया और झाड़ू उठाकर काम में लग गया। उसके हाथों में मिट्टी लग रही थी, नाखूनों में गंदगी भर रही थी, लेकिन आंखों में सपनों की चमक अभी भी जिंदा थी। तभी फुटपाथ के दूसरी ओर से 3 कॉलेज के लड़के हंसते हुए आए। एक बोला, अरे ये देखो, गांव से आए छोटे किसान भाई शहर आकर झाड़ू लगा रहा है। दूसरा हंसकर बोला, ये क्या पढ़ेगा, किताबें नहीं झाड़ू पकड़ता है। तीसरा बोला, क्या करेगा, शहर की हवा में गरीबों की औकात पता चल जाती है। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। अर्नव की उंगलियां झाड़ू पर कस गईं। उसने सिर झुका लिया ताकि उसके चेहरे पर आए आंसू उन्हें न दिखें। लेकिन उन तीनों में से एक ने उसके पास आकर कान के पास कहा, अरे छोटे, तेरे बाप ने कितना कर्ज लिया है, क्या शहर में भी वही चुकाएगा तू? ये सुनते ही अर्नव का दिल जैसे किसी ने मुक्के से मरोड़ दिया हो। वो कुछ कहना चाहता था पर गला भर आया था। तीसरा लड़का और आगे बढ़ा, अरे पढ़ाई की तो बात ही मत करो, ऐसे गरीब लोग पढ़ भी ले तो क्या मिलता है। अच्छा हुआ झाड़ू ही पकड़ लिया, कम से कम होटल वाले दया करके थोड़े पैसे दे ही देंगे। तीनों फिर हंसी में फट पड़े। अर्नव ने इतना दर्द पहली बार महसूस किया। उसके दिल में जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसके कानों में बस यही आवाज गूंज रही थी, गरीब लोग पढ़े लिखे क्या करेंगे, झाड़ू अच्छी है तेरे हाथ में, गांव वाले गरीब, तेरे बाप ने कर्ज लिया है। उसने झाड़ू वहीं छोड़ी और धीरे धीरे पीछे की गली में चला गया। गली में एक छोटा सा पानी का नल था। वो वहीं जाकर बैठ गया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे, गहरी, चुभने वाली, अपमान से जलती हुई बूंदें। उसने अपनी हथेलियों में चेहरा छिपा लिया। क्या मैं सच में इतना छोटा हूँ? क्या मैं सच में गरीब रहकर सिर्फ मजाक बनने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं? वह सोचता गया। सोचते सोचते उसके आंसू और तेज होने लगे। उसे याद आया, गांव में भी लोग उसके पिता का मजाक उड़ाते थे। अब शहर में भी वही हो रहा था। उसके मन में आवाज आई, जब गांव में निकले थे लोग हंस रहे थे, यहाँ आए तो भी हंस रहे हैं। क्या मैं कहीं भी सम्मान नहीं पा सकता? क्या मेरे पिता हमेशा अपमान झेलेंगे? उसी समय होटल के मालिक ने आवाज लगाई, वो बंदा यहाँ क्या रो रहा है? काम छोड़कर बैठ गया, अगर काम नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा। अर्नव ने जल्दी से आंसू पोंछे, चेहरा धोया और खड़ा हो गया। नहीं मालिक, मैं आ रहा हूँ। लेकिन उसके भीतर का तूफान नहीं रुका। उस दिन जब उसने होटल की छत पर बर्तन धोने शुरू किए तो उसकी आंखें बार बार भर आती थीं। पानी तय नहीं कर पा रहा था कि बर्तन पर गिर रहा है या उसके आंसू मिलकर बह रहे हैं। उस शाम वो कमरे में पहुंचा तो खुद को टूटा हुआ महसूस किया। छोटा सा कमरा, फर्श पर एक फटी चटाई और एक बल्ब जो किसी बूढ़े की तरह हल्की रोशनी देता था। वह चटाई पर बैठ गया। उसके सामने किताबें खुली थीं, लेकिन अक्षर धुंधले दिख रहे थे। किताबों पर आंसू टपकने लगे। वह धीरे से बोला, क्या शहर में मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या गरीब लोगों को सिर्फ अपमान मिलता है? क्या मैं सच में कुछ नहीं बन सकता? उसी वक्त उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली, अपने पिता रामू का पुराना मफलर। पिता ने जाते समय कहा था, बेटा ये मफलर रख लेना, ये मेरे साथ खेत में काम करता था, अब तेरे साथ शहर में काम करेगा। जब भी हिम्मत टूटे इसी को पकड़ लेना, तुझे लगेगा मैं तेरे साथ हूँ। अर्नव ने वह मफलर सीने से लगा लिया और जोर से रोने लगा। बाबा, लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं कभी कुछ नहीं बनूंगा। बाबा, मैं क्या करूं? कैसे बड़ा बनूं? उसकी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल टूट चुका था, पर भीतर कहीं एक चिंगारी भी जल रही थी। उसी समय वो अपने पिता की बात याद करता है। बेटा लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, तू मेहनत कर, एक दिन दुनिया तेरे सामने सिर झुकाएगी। ये याद करते ही अर्नव के आंसू रुक गए। चेहरा अभी भी भीगा था, पर आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने किताब उठाई और खुद से कहा, लोग चाहे जितनी मजाक उड़ाएं, मैं एक दिन उन्हें जवाब दूंगा।
गरीबी का मजाक उड़ाने वालों को एक दिन मैं अपनी सफलता से झुकाऊंगा। बाबा, आपके लिए, माँ के लिए, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले धीरे धीरे, फिर पूरी ताकत के साथ। बाहर कोई हंसे या मजाक उड़ाए, कमरे में अब सिर्फ पन्नों की आवाज थी और एक लड़के का संकल्प, जो एक दिन गरीब किसान का बेटा से भारत का सफल बिजनेसमैन बनेगा। खाए गुजर जाती, पर सपनों की आग उसे भूखा नहीं रहने देती थी। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, फिर ऑनलाइन बिजनेस की जानकारी पढ़ने लगा। एक दिन उसे शहर में किसानों को देखकर ख्याल आया, और उसी दिन उससे जन्म लिया। गांव से शहर, दोपहर का समय था। गांव के चौपाल में आज असाधारण भीड़ लगी थी। हर कोई एक दूसरे से फुसफुसा रहा था। अरे वही जिसे हम नालायक कहते थे। कितना बड़ा। लोगों की आंखों में चमक थी, पर वह चमक सम्मान की नहीं, बल्कि हैरानी और लालच की थी। चौपाल के बीच में एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर रामू किसान बैठा था। वही पुराना, झुर्रियों भरा चेहरा, पर आज उसमें थोड़ी सी गर्व की रोशनी थी। फिर भी डर था। कहीं सब सपना तो नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे, पैर थरथरा रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। और सामने खड़ा था लालची साहूकार भोलाराम। उसके चेहरे पर अहंकार की मोटी परत थी। अच्छा नहीं, वो ऊंची आवाज में बोला, आजकल देश में कुछ दिख रहा है। टीवी बेटा आया है क्या? वो नकली हंसी हंसता है, वीर हंसती है, किसानों की औरतें चुगली करती हैं, बच्चे उछलते कूदते इधर उधर दौड़ते हैं। तभी अचानक गांव की कच्ची सड़क पर एक काली लग्जरी कार धीमी धीमी रफ्तार से आती दिखी। ऐसी कार जिसे मैंने केवल टीवी में देखा था। सड़क पर धूल उड़ती है, पर कार की चमक धूल को भी पीछे छोड़ती है। धीरे धीरे कार चौपाल में आकर रुकती है। गांव वाले जैसे पत्थर बन गए हैं। दरवाजा खुलता है और बाहर आता है अर्नब, सूट बूट में, चमकदार जूते, आत्मविश्वास से भरी चाल और आंखों में अजीब सी गहराई। लोग दंग, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही लड़का है जिसे वे रोज चिढ़ाते थे, जिसके भविष्य पर हंसते थे, जिसको किसान का गरीब बेटा कहकर नीचा दिखाते थे। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ आगे बढ़कर देखने लगे। कईयों के मुंह खुले के खुले रह गए। भोलाराम भी अवाक। अर्नब ने धीरे धीरे चौपाल की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम पर गांव वालों की नजरें उसका पीछा कर रही थी। रामू की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। अर्नब पास आकर धीरे से अपने पिता के पैरों में गिर गया। रामू कांपते हुए हाथ बेटे के सिर पर रखता है। बेटा, तू सच में आ गया। ये सच है। अर्नब ने गले लगाते हुए कहा, गांव में सन्नाटा, कोई हंसने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अब चौपाल के बीच किसान और बेटे की बातचीत सबके सामने शुरू होती है। रामू उठकर खड़ा हो गया। उसकी टोपी हवा में हिल रही थी, आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने इतना कुछ कैसे कर लिया? हम तो सोचते थे तू कहीं शहर में लाइन में खड़ा होगा या किसी दुकान पर मजदूरी करेगा। अर्नब मुस्कुराया। उसने पिता के आंसू पोंछे। बाबा, मेहनत ने मुझे मंजूर दी। आपने जो आशीर्वाद दिया, उसने मुझे रास्ता दिखाया। ये सुन रही थी, हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। अर्नब ने आगे कहा, बाबा, ये साहूकार कहाँ है? वही जिसने आपका खेत छीनने की धमकी दी थी। भोलाराम गुस्से में, हाँ मैं हूँ। क्यों? क्या करेगा तू बड़ा आदमी बन गया तो हम गांव वाले तेरे गुलाम हो गए क्या? अर्नब मुस्कुरा दिया, ऐसी मुस्कान जिसमें डर नहीं बल्कि चुनौती थी। नहीं भोलाराम, तुम किसी का बुरा नहीं। अर्नब, आप सच जरूर
तिलमिला गया। वीर उसकी तरफ देख रही थी। उसकी बराबरी में खड़े होना गांव में कोई सोच भी नहीं सकता था, पर आज एक किसान का बेटा उसके सामने सीना तानकर खड़ा था। अर्नब बोला, गाँव वालों, मैं शहर गया था। न पढ़ाई आसान थी, न जीवन। लोग हंसते थे, किसान का बेटा क्या कर लेगा। कई बार भूखा सोया, कई बार काम के लिए दर दर भटका। भोलाराम बीच में हंसा। हाँ, जानते हैं, इसलिए तो तू भाग गया था। वीर हंसी, पर इस बार हंसी कमजोर थी। अर्नब ने गहरी सांस ली। हाँ, भोलाराम, मैं भागा था, लेकिन हारने से नहीं, सीखने से। आप जैसे लोगों से दूर होकर मेरी मेहनत ने मुझे बनाया। रामू गर्व से बेटे की तरफ देख रहा था। अर्नब बोलता रहा, मैंने एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत की, फिर मेहनत, संघर्ष, असफलता सब झेला, और फिर एक दिन मेरी कंपनी शहर की सबसे तेज बढ़ती कंपनी बन गई। वीर दंग, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कहानी इतनी बड़ी होगी। अर्नब ने जेब से एक फाइल निकाली, सीधे भोलाराम की तरफ जाकर बोला, ये देखो। भोलाराम डरकर पीछे हट गया। ये क्या है? अर्नब ने फाइल ऊंची करके कहा, ये वो सारे कागज हैं जिनमें तुमने मेरे पिता के खेत को झूठे ब्याज में फंसा रखा था। मैंने सब चुकता कर दिया है। वीर में हलचल। क्या सच में? साहूकार का खेल था। अरे वाह, भोलाराम चिल्लाया, तू कौन होता है देने वाला? ये हमारा हिसाब है। अर्नब चुप नहीं हुआ, उसने गरजते हुए कहा, मैं उसका बेटा हूँ, और बेटा पिता का कर्ज नहीं, सम्मान चुकाता है। अब से ये खेत, ये जमीन, ये घर सब मेरे पिता के हैं। गांव वाले तालियां बजाने लगे। कुछ लोग खुशी से चिल्लाए। भोलाराम का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। अर्नब ने आगे कहा, भोलाराम, आज तेरे पास कोई नहीं खड़ा, क्योंकि तूने सभी को दुख दिया, लोगों का खून चूसा, और आज सच सामने आ गया। अब अर्नब मुड़ा और चौपाल के बीच पिता का हाथ पकड़ा। बाबा, आपने हमेशा कहा था कि किसी का दिल मत दुखाना। आपने सिखाया था, मेहनत करो, सच्चाई से जियो। आज आपने जो सिखाया था वही मुझे यहाँ तक लाया है। रामू की आंखें भर आईं, उसके होंठ कांप रहे थे। बेटा, मैंने हमेशा डर में दिन काटे, ये सोचकर कि कहीं तुझसे मिलने लायक भी न रह जाऊं। लोग ताने मारते थे, साहूकार धमकाता था, गांव हंसता था, पर आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। अर्नब झुककर पिता के पैर छूता है। नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई, आपके संघर्ष का फल है। मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। रामू ने बेटे को उठाकर गले लगा लिया। दोनों रो पड़े। वीर भावुक हो गई। एक बूढ़ी अम्मा बोली, रामू, तेरा बेटा तो हीरा निकला। एक किसान बोला, आज पहली बार हम किसानों को लग रहा है कि हम भी कोई है। औरतें बोली, रामू भैया, आज आपने हमें दर्द दिया है। भोलाराम चुप, उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। अर्नब ने गांव वालों की तरफ मुड़कर कहा, आज मैं जीत कर नहीं आया, बल्कि लौट कर आया हूँ। मेरी जड़ें यही है, मेरी पहचान यही है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी आगे बढ़ें। कोई भी किसान किसी साहूकार के डर से न जिए। मैं यहाँ एक नई शुरुआत करूँगा, गाँव के विकास के लिए। गांव में तालियां गूंज उठी। रामू ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हमने तुझे खोया नहीं था, हर दिन तुझे याद किया था। आज तू हमारी आंखों के सामने है, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं। अर्नब ने पिता का हाथ पकड़ा। बाबा, अब हम साथ में डरकर नहीं, सीना तानकर जिएंगे। आपका बेटा अब आपके साथ है, हमेशा। और चौपाल में खड़े सैकड़ों लोगों ने पहली बार देखा एक किसान का बेटा इतना बड़ा आदमी बन सकता है कि पूरे गांव की कहानी बदल दे। शब्दों को देखकर दंग रह गया। रामू काका की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू तो सच में बड़ा आदमी बन गया। अर्नब मुस्कुराया और बोला, नहीं बाबा, बड़ा आज भी आप ही हो। मैंने सिर्फ आपकी मेहनत को दुनिया तक पहुंचाया है। अर्नब ने अपनी कंपनी का नाम रखा किसान शक्ति और अपने गांव के हर किसान को अच्छा दाम दिलाया। 3 साल में कंपनी करोड़ों में पहुंच गई और वह भारत के टॉप युवा बिजनेसमैन में गिना जाने लगा। गरीबी कोई कमी नहीं है, सपनों को छोड़ देना सबसे बड़ी कमी है। जिसके
दिल में हिम्मत हो, वो मिट्टी से भी सोना उगा सकता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब